दिल्ली शहर की तंग गलियों के बीच एक मोहल्ला था जिसका नाम था गुलाबी बाग। इस कॉलोनी की एक खासियत थी कि ये मोहल्ला बाकी मोहल्लों से थोड़ा अलग था। यहाँ के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक चीज जो सबसे अलग थी वो ये कि यहाँ के हर घर की बालकनी में सब्जियाँ उगती थी। किसी की बालकनी में टमाटर, किसी में लौकी, किसी में मिर्च, तो कहीं धनिया और पालक। मोहल्ले में जो भी नया आता वो ये देखकर हैरान रह जाता। वाह भाई, इस मोहल्ले के लोगों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ के लोगों ने तो बालकनी में सब्जियाँ उगा डाली। इसी तरह जो भी उन गली से गुजरता तो तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाता था। उस मोहल्ले में एक रोज सौरभ से शादी कर एक लड़की आई जिसका नाम था जानवी। सौरभ का घर भी उसी मोहल्ले में था। जब जानवी पहली बार ससुराल आई तो उसने चारों तरफ देखा, जहाँ हर बालकनी में गमले ही गमले थे। कमाल है, ये गुलाबी बाग तो सचमुच का बाग ही है। इतनी सब्जियां तो आजादपुर मंडी में नहीं होंगी जितनी यहाँ है। लेकिन आखिर ये राज क्या है? यहाँ के लोग बालकनी में सब्जियां क्यों उगाते हैं? इसी सवाल के साथ जानवी ने गृह प्रवेश किया। जब वो अपनी ससुराल के फर्स्ट फ्लोर पर गई, जहाँ उसका कमरा था, उसने देखा उसकी बालकनी में भी कुछ सब्जियां लगी हुई थी। जानवी हैरान होकर अंदर कमरे में गई। सौरभ, ये सब लोग अपनी बालकनी में सब्जी क्यों उगा रहे हैं? बस यही समझ लो कि यही हमारे मोहल्ले की पहचान है। पहचान? अरे बाबा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। फिर 2 दिन बाद जानवी जब अपनी सास के साथ खड़ी थी, तभी पड़ोसन रीना बालकनी से आवाज लगाती है, कमला जी, आज मेरी लौकी बहुत बड़ी हो गई है, आधी आपको दे दूं, कोफ्ते बना लेना। इसी बहाने नई बहू भी हमारे यहाँ की सब्जियों का स्वाद चख लेगी। छी, चखने के लिए दी भी तो लौकी, वहाँ गोभी भी तो लगी है। देने की नियत हो तो वो भी दे सकती है। ये सुनकर कमला हंस पड़ी। शुक्र मना उसने करेले नहीं दिए। अरे कमला बहन की सोच में पड़ गई। कुछ नहीं, ला लौकी दे दे इधर। और मेरी बालकनी में ये धनिया लगा है, तुम इसकी चटनी बना लेना। अरे वाह, इसकी चटनी तो बिल्लू के पापा को बड़ी पसंद है। इस तरह और भी लोग एक दूसरे को सब्जियां दे रहे थे। जानवी ये सब देखकर और भी हैरान हो गई। फिर शाम को उसने अपनी ननद से पूछा, एक बात तो बताइए ननद जी, इस मोहल्ले में सब लोग बालकनी में सब्जी क्यों उगाते हैं? इसके पीछे एक कहानी है भाभी। कैसी कहानी? कभी इस मोहल्ले में बहुत बड़ा संकट आया था। कैसा संकट? कुछ साल पहले अचानक जब शहर में महामारी फैल गई थी, तब गांव से शहर सब्जियों की बहुत कमी हो गई थी। बाजार में सब सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि गरीब लोगों के लिए खरीदनी मुश्किल हो गया था। मोहल्ले के लोग परेशान थे। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति चाची ने कहा, आखिर कब तक हम लोग गांव से आ रही सब्जियों की राह देखेंगे? एक तो इस महामारी के चलते वो शहर पहुंच भी नहीं पा रही, और जो पहुंच रही है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना तो ये है कि हमें अब खुद ही सब्जियां उगा लेनी चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है चाची। और यहाँ खेत का है, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ कहाँ खेती करेंगे हम इस छोटी सी गली में? गली में क्यों करेंगे? खेत नहीं तो क्या हुआ, बालकनी तो है। हम सब क्यों ना अपनी अपनी बालकनी में ही सब्जी उगाएं? सब अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे, जिसका जो मन हो वो खा ले। ऐसे कम से कम हमें किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा। ये शायद ठीक कह रही हैं। कल को क्या पता फिर ऐसी कोई महामारी आ जाए तो हम तो शहर के लोग सब्जी के इंतजार में ही मर जाएंगे। अब आज से ही हम सब अपनी अपनी बालकनी में सब्जी उगाना शुरू कर देंगे। अब धीरे धीरे सबने अपनी बालकनी में गमले रखे और कुछ ही महीनों में पूरे मोहल्ले में सब्जियां उगने लगी। बस उसी दिन से सबने सब्जी उगाना शुरू कर दिया। जानवी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने भी सोचा, अरे वाह, अब तो मैं भी अपनी बालकनी में कुछ नया लगाऊंगी। फिर अगले दिन जानवी बाजार से कई तरह के बीज ले आई। ये सब क्या है जानवी, इतने सारे बीज? हाँ, मैं इस बालकनी को सबसे खूबसूरत बनाऊंगी। तुम्हें पता है सौरभ, मुझे गांव में अपने बाबा के खेतों में खेती करना कितना पसंद था। जब मेरी शादी तुमसे हुई, यानी कि शहर में हुई, तो मैं यही सोचा करती थी कि अब मैं कहाँ सब्जियां उगा पाऊंगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। फिर जानवी ने टमाटर, पालक, मेथी, बैंगन और मिर्च के पौधे लगाए और कुछ ही दिनों में उनकी बालकनी में सुंदर सुंदर सब्जियां चमकने लगी। अब आस पड़ोस की औरतें उसकी तारीफ करने लगी। कमला, तेरी बहू तो बड़ी समझदार है और कितनी मेहनती भी है। इसने तो तुम्हारी बालकनी को और भी हरा भरा कर दिया। इतनी सब्जियां तो किसी की बालकनी में नहीं लगी जितनी तुम्हारे में लगी हैं। हाँ, तो पता है कितना छाट छाट कर लाई हूँ मैं इस बहू को। सभी जानवी की तारीफ करने लगी। लेकिन उसी मोहल्ले में एक औरत थी, लता। उसे जानवी की मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर इस जानवी की सब्जियां सबसे अच्छी हो गई तो लोग मेरी तारीफ करना बंद कर देंगे। पहले मैं यहाँ सबसे अच्छी सब्जियां उगाने में माहिर थी, लेकिन अब ये आ गई, ऐसे तो सब लोग उसी की तारीफ करेंगे। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उस रात लता को नींद नहीं आई और वो आधी रात को चुपके से नमक लेकर जानवी की बालकनी में आई। उसने कई गमलों में पानी की जगह नमक डाल दिया। अब मैं देखती हूँ कैसे इसकी सब्जियां अच्छी उगती हैं। इसके बाद लता बालकनी से तापकर अपने घर चली गई। अगली सुबह जानवी ने देखा तो उसके कई पौधे मुरझा गए थे, जिसे देख जानवी की आंखों में आंसू आ गए। हे राम,
आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये ऐसा क्यों हुआ? माँ जी, मेरे पौधे मर क्यों रहे हैं? ये बात तो कमला को भी समझ नहीं आई। तभी कमला ने वो मिट्टी देखी। अरे, इसमें तो नमक मिला हुआ है, ये किसने किया होगा? ये देख सभी घर वाले उदास हो गए और खासकर जानवी, वो तो जैसे चुप ही हो गई। अब वो ना तो कुछ खा रही थी, ना ही कुछ पी रही थी। जानवी ऐसे कब तक भूखे प्यासे बैठी रहोगी? अब जो हो गया सो हो गया। नहीं सौरभ, उन पौधों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, फिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जानवी की उदासी देखकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। बहू रो मत, पौधे फिर उगाएंगे, तू फिर कोशिश करना। हाँ बहू, मेरे पास टमाटर के पौधे हैं, मैं दे देती हूँ, तुम वही लगा लेना। सभी ने जानवी को हिम्मत बंधाई और कुछ ही देर में जानवी ने फिर से अपनी बालकनी में मेहनत की। जानवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिन बाद जानवी की बालकनी फिर से हरी भरी हो गई और लता ने एक बार फिर से उनके पौधे खराब करने की ठानी और वो एक रात चुपके से मुंह पर कपड़ा बांधे उनकी बालकनी में ताप कर आ गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सौरभ ने अब अपनी बालकनी में एक छोटा सा कैमरा छुपा दिया है और जो भी रात के अंधेरे में उनकी बालकनी में आगे आया उसका सिग्नल वो झट से उसके फोन पर भेज देगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही लता उनकी बालकनी में आई तो वो कैमरे में कैद हो गई और झट से उसका नोटिफिकेशन उनके फोन पर आ गया। सौरभ और जानवी ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से बालकनी में आए। सौरभ ने उसे पकड़ लिया। लता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन दोनों को सामने देख अब लता डर गई। उनके शोर से मोहल्ले के बाकी लोग भी आ गए। लता, तू ये सब कर रही थी? बोल, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? फिर लता ने सब सच बता दिया। वो मुझे जानवी से जलन हो रही थी। वो मुझसे अच्छी सब्जियां उगाने लगी थी। पहले सब मेरे गुणगान गाते थे, लेकिन जब से वो आई है तब से सब उसी के गुणगान करने लगी। अब जानवी चुप रही। तभी शांति चाची बोली, लता, इस मोहल्ले की पहचान मिलजुल कर रहने में है, ना कि किसी से जलनखोरी में। लता को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर जानवी मुस्कुरा दी। अगर आप सच में माफी चाहती हैं तो वादा कीजिए, कभी भी किसी के साथ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं वादा करती हूँ। अब लता और जानवी ने मिलकर खाली पड़े मकानों में भी पौधे लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में पूरा मोहल्ला और भी हरा भरा हो गया। शहर में किशन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और टाट से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। किशन दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात सर्दी के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। सर्दी, बारिश और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा स्वेटर बिल्कुल गीला हो गया। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, सारे कपड़े बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। सुनो जी, घर की छत पर एक टाट की चादर और बिछा दो, बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है, ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। सरला, तेज हवा और बारिश में टाट नहीं टिकेगा, मैंने ईंटें भी टिका कर देख ली हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। किशन आग जला देता है। सरला पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठी रही। अगले दिन जब किशन उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो बेबस होकर खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? सुनो जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? किशन के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर रामपुर में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक किशन सड़कों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन किशन को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे किशन को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब किशन कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब उसके मालिक ने उससे कहा, किशन, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है, इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। किशन ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर मैं रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ किशन, किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तो इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा, तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है। तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूँगा। ठीक है, ये तो ले जा। पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक, ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक।
किशन बहुत खुश था क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर किशन ने सड़क के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ चलो पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है ठोक कर ठीक भी कर देता हूँ। बापू, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ बापू, अब सड़क पर बहुत ठंड लगती है, हम इस नए घर में रहेंगे बापू, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करवाऊंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। हाँ, मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। हाँ। किशन ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बना दी। छत बनाने के लिए पुराने टिन और प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया ताकि बारिश का पानी अंदर ना सके। पुरानी बोरी, कपड़ों और टाट को दीवारों के अंदर फिट कर दिया ताकि ठंडी हवा ना सके। किशन अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के मंदिर में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। सरला, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चल ना एक बार देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। सरला और किशन मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। किशन भी सरला के साथ लाइन में खड़ा हो गया। अभी किशन कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक जहाँ पर वो काम करता था आ जाता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सही है, पुण्य का काम हो रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी इस बार ठंड में थोड़े कंबल बांट दूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मकर संक्रांति आ रही है, उस पर भी मैंने पहले से ही सोच लिया है कि कुछ न कुछ दान जरूर करूंगा। इसी बहाने भगवान से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होता है भाई, और किसी न किसी की मदद भी हो जाती है। अरे किशन, तू और यहाँ पर तेरा कंटेनर घर बन गया क्या? जी मालिक, तैयार तो हो गया है, पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर या कंबल नहीं था। सुना कि मंदिर में ये सेठ जी कंबल बांट रहे हैं तो वही लेने आए थे। तुम इसे जानते हो सतीश? हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही नौकरी करता है। एक कंटेनर बहुत खराब था, इसने बोला कि ये उसका घर बना लेगा। इसके पास रहने को छत नहीं थी, वही इससे पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो किशन? जी सेठ जी, जरूर, वहाँ उस तरफ। सेठ और किशन का मालिक जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। किशन की काबिलियत की वो दोनों बहुत तारीफ करते हैं। किशन बेटा, सचमुच तुमने ये कंटेनर का घर बनाकर बहुत अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है। सतीश, अगर तुम साथ दो तो। क्या विचार सेठ जी, बताइए, मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जहाँ पर कंटेनर के बने घर मिले। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता वो इन कंटेनर के घरों में रहकर आराम से अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना है। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग हमारे किशन का होगा। किशन भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है सेठ जी, नेक काम में देरी कैसी। हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। किशन के हुनर ने उसे नई दिशा दी। सेठ और उसके मालिक के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी क्योंकि अब वो उनका पार्टनर बन गया था। किशन इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कहता है। किशन में एक खासियत थी, वो भले ही आज अमीर बन गया था पर उसने बहुत से गरीबों को ठंड में कंटेनर घर मुफ्त में बांटे। और किशन ने कंटेनर घर में ही एक साथ बहुत से लोगों के रहने की सुख सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी क्योंकि वो जानता था कि गरीबों का दुख क्या होता है।